लेकिन जब से ये G23 का नाम आया है, लगातार ये बात होती है कि संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। तो कांग्रेस जब यहां आती है तो मान लेती है कि मैं बड़ा खतरनाक रणनीतिकार हूं, लेकिन अगर इस्तेमाल करना हो तो मैं यूजलेस हूं। टिकट मिले तो मेरे को देने की जरूरत नहीं, किसी कमिटियां बने तो मुझे कहीं डालने की जरूरत नहीं, मैं कोई किसी तरीके का पदाधिकारी नहीं हूं। इसके बीच में मुझे समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे, क्या सोच है आपकी? सत्य आत्मचिंतन 2013 की स्थिति का कभी नहीं किया। जैसे 2014 हम क्यों हारे, उसका भी सही गंभीर आत्मचिंतन पार्टी ने नहीं किया। जितने भी इस समय कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली में, अभी किसी के पास कैपेसिटी नहीं है 1000 लोगों को भी जेन्युइनली अट्रैक्ट करने की। कांग्रेस में अथॉरिटी में आपको सत्ता में जो अधिकार मिलते हैं उसका आप अब्यूज नहीं करते हो। जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, कांग्रेस के खाते बंद किए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, ये सत्ता के जो उनके पास उनको जो औजार मिले हुए उसका मिसयूज था। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर। चुनाव देश में चल रहे हैं, कहीं 400 पार का नारा है तो कहीं दावा है कि 150 पार भी नहीं होगा। इन सब के बीच दिल्ली अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण जगह है। दिल्ली में भी 7 सीटें हैं और सिर्फ 7 सीटें नहीं हैं, दिल्ली से बहुत कुछ तय होता है। अभी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में चुनाव होने हैं, कुछ और जगहों पे होने हैं, मोदी जी की सीट पर भी वोट पड़ने हैं और राहुल गांधी की दूसरी सीट जो है रायबरेली, वहां पर भी वोट पड़ने हैं। तो पूरा माहौल गरमाया हुआ है। इन सब के बीच हमने सोचा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित से दिल्ली और देश के दूसरे मुद्दों पर बात की जाए। संदीप सर, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो 400 पार या 150 से नीचे, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए साहब, 400 पार या 150 पार ये ऐसा चुनाव है जिसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत भरोसे से कह सकता है कहाँ कहानी जारी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2004 के बाद ये पहला चुनाव है जो राज्यों में लड़ा जाएगा। ये आपको याद होगा 2004 में बहुत से लोगों ने कहा कि द स्टेट्स डिसाइडेड। आंध्रा का अलग चुनाव गया, महाराष्ट्र में अलग वोटिंग हुई, यूपी का अलग रिजल्ट गया। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय स्तर का एक जो होता ना कि क्या एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई वोट पड़ रहा था, ऐसी स्थिति नहीं दिखी। 14 और 19 में थी। 14 और 19 में थी, बहुत हद तक 9 में भी थी, लेकिन 9 थोड़ा सा 2004 की तरह था। ऐसा मुझे लग रहा है कि क्योंकि देखो, जब भी लोग विश्लेषण करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सामान्य इंडिपेंडेंट लोग हों जैसे आप हैं, तो आप लोग एक राष्ट्रीय वेव की, राष्ट्रीय मुद्दों की बात उतनी नहीं करते हैं। आप महाराष्ट्र को पकड़ लेते हैं। रुक रहा हूं आपको, हम लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं एकदम ऑन कैमरा बोल रहा हूं, हम लोगों के कोई समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई लहर नहीं है, ना तो कांग्रेस की लहर है, ना बीजेपी मैं की मानता लहर हूं, है। लेकिन अशोक जी, जैसे मैं देश से हट जाऊं, आपसे महाराष्ट्र का पूछूं, हाँ, तो आप शायद 45 मिनट मुझे कुछ भरोसे, कॉन्फिडेंस के साथ कहानी बता दो। बिल्कुल। केरला बोलूं, आप कौन हो सकता है, आपको शायद बंगाल उतना ना पता हो, बाई चांस, लेकिन जैसे यूपी पता हो, आपको हो सकता है गोवा पता हो, गुजरात ना पता हो, जिसके बारे में पता है आप 15-20 मिनट उसका विश्लेषण कर दोगे और मालूम पड़ेगा कि वो कम से कम विश्लेषण आपका सही है। अब उसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्या नहीं निकलते हैं। तो जब राज्यों पर चुनाव आ रहा है तो उसमें एक बात साफ है कि कोई नेशनल वेव नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई तूफान या सुनामी नहीं है। जब वो नहीं है तो नरेंद्र मोदी एक ऐसी फिगर हैं, एक ऐसे नेता हैं जो केवल और केवल वेव के सहारे जीतते हैं। स्थानीय मुद्दों पर, विकास के नाम पर, क्या कहां कैसी उपलब्धि हुई, किसके साथ कब सरकार या वो खड़े दिखे, वो जो एक छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, जो सामान्यतः जमीन के नेताओं को बनाती हैं, ये वो नेता नहीं है। ये हमेशा ऊपर की स्तर पर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रभाव दिखाते हैं। तो इसलिए जब बड़ी वेव नहीं आती है, ये जैसे वो है, ये मतलब वो बहुत बड़े टन का मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये छोटे समुद्र में नहीं तैर पाता, और अगर छोटे समुद्र पर तैराकी हो रही है तो ये इनका जहाज फेल हो जाता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 400 की कहानी तो कहीं दिख नहीं रही। पिछली बार 300 आए थे, 300 की भी अब की बार मामला जो है डामाडोल दिख रहा है। तो उससे नीचे के जितने भी विश्लेषण हैं उनमें कहां सुई अटकेगी ये मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इतना नहीं घुमा हूं। मैं तो 2 या 3 प्रदेशों में घुमा हूं, तो उन 2 या 3 प्रदेशों में आप स्थानीय पूछ लो तो मैं थोड़ा बहुत बता सकूंगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब की बार 300 भी इनके लिए मुश्किल होगा। कोई 200 कह रहा है, कोई 240 कह रहा है, कोई 180 कह रहा है, कोई 250 कह रहा है। अब वहां कहां सुई अटकेगी, 280 पे अटकेगी, 180 पे अटकेगी,
देखो क्या समय बताता है। एक बड़ी बात लगातार की जा रही है और आपकी पार्टी की तरफ से भी कई लोग, सीनियर लोगों ने कहा है कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो लोकतंत्र के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है। अगर इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है तो शायद अगली बार चुनाव ही ना हो या संविधान बदल दिया जाए। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं थोड़ा सा थियरेटिकल बात कर ले रहा हूँ, फिर चुनाव नहीं, कुछ तो इसमें देखो, कुछ तो इसमें बात है, क्योंकि बात क्या हो रही है, क्या चुनाव नहीं होंगे? नहीं, चुनाव होंगे, लेकिन क्या चुनाव की तरह चुनाव होंगे, या जिसको मैं कहूं कि चुने हुए चुनाव होंगे, कि पहले से तय हो जाते हैं चुनाव, जैसे रूस में होता है, कई देशों में होते हैं चुनाव, ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी गहराई हुई, जड़ पकड़ी हुई लोकतंत्र क्या होती है? वो होती है कि देखिए, एक तो क्या हुआ कि हमने बड़ी अजीब तरीके से केवल चुनाव को लोकतंत्र का प्रतीक मान लिया है। चुनाव एक बहुत छोटी चीज है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या चुनावी राजनीति जो है, राजनीति का भी एक बहुत छोटा हिस्सा है। बल्कि बहुत से लोग कहते हैं कि तमाम राजनीति के आखिरी छोर पर ये बात आती है। ठीक बात है ना। इसलिए तो वो समझ लेना कि क्योंकि चुनाव हो जाते हैं तो हमारे यहाँ लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र का मतलब है कि आपके संविधान क्या होता है, सरकार के और आम नागरिक के बीच में क्या लिखित रिश्ता है, वो संविधान है एक तरीके से। हमने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन पैदा होते ही, हमारे पैदा होने से वो हस्ताक्षर माने जाते हैं। बिल्कुल, कई बार माँ के गर्भ में आने के साथ शुरू हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मान लीजिए, संविधान सरकार की जो हदें होती हैं ताकत की और सत्ता की, उसको, उस पर सीमाएं बांधता है, नागरिक के अधिकारों की सीमाएं नहीं बांधता है। ये जो हम लोग समझते हैं ना कि सब नागरिक को इतने अधिकार मिले, जी नहीं, सरकार को इतने ही अधिकार मिले हैं और बाकी जो है वो नागरिकों के अधिकार हैं। तो एक तो इन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये पूरी कहानी बदल दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान हो या कानून हो, वो नागरिक की सीमाएं बांधता है, सरकार की नहीं। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है। और अगर ये चुनाव ये जीत गए तो ये बात स्थापित हो जाएगी कि सरकार की सत्ता असीमित है, उसमें कुछ कुछ इलाके मिले हुए हैं नागरिकों को या इंसानों को, जहां वो अंदर में विचर सकता है, जिसको वो अपनी प्राइवेट स्पेस या निजी जगह मान सकता है। उसके अलावा सरकार और सरकार की सत्ता हर जगह सबसे बलशाली होगी। और धीरे धीरे देखिएगा, अगर ये बात चलेगी तो जैसे कम्युनिस्ट रशिया में हुआ था या और जगहों पे हुआ था, चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ही राज करेगी, क्योंकि अंततः सत्ता तो वो है। एक वो बदलाव होगा। दूसरा ये होगा कि अभी क्या होता है कि जैसे भाई जैसे फुटबॉल का मैच खेलते हैं, उसके कुछ कानून होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ियों की दक्षता है, उनकी जो स्किल है, वो बताती है कि वो किस तरीके से गोल कर सकता है। हम डिफेंस पर हैं तो हमको लगता है कि अशोक जी इतना बढ़िया इस तरीके से करते हैं, हम उनको काउंटर करने की कोशिश करते हैं। आप अगर बहुत तगड़ा खिलाड़ी हैं तो आपको लगता है एक तरीके से आप गोल करेंगे, हमने उसको प्रभावी ढंग से रोका, तो आप में इतनी दक्षता है कि आप दूसरी तरीके से गोल कर लें। इसमें क्या होगा कि हम वो तमाम आपके पैंतरे ही नहीं बदल देंगे। हम कहेंगे केवल इसी तरीके से आप गोल कर सकते हो, या मतलब आप धर्म की लड़ाई लड़ सकते हो, आप हिंदुइज्म पर ही बात कर सकते हो, आप हिंदुत्व की राजनीति ही कर सकते हो। बाकी कोई आपको, न केवल कानून आपको रोकेगा, हम आपके तरीके भी रोक देंगे, आपकी सोच रोक देंगे, आपकी समझ रोक देंगे। तो क्या होगा उसके बाद, हम सत्ता का खेल भी उनकी सत्ता में खेलेंगे, उनके खेल में खेलेंगे। तो मुझे लगता है ये दो बहुत बड़े बदलाव आएंगे। इसलिए अगर लोग समझ ले कि चुनाव होंगे, चुनाव करना क्या बड़ी बात है, लेकिन चुनाव के हम अगर सारे कानून ही बदल दें, भाई अगर मैं ये तय करूं कि इस कमरे में जो हरा कुर्ता पहनेगा और सफेद पजामा पहनेगा और जिसके बाल में हल्का गुलाबी रंग होगा वही नेता बनेगा, तो आप कुछ कर लो, आप नेता बन ही नहीं सकते। उस तरीके के कानून बन जाएंगे, मापदंड बदल जाएंगे। अच्छा, रियल पॉलिटिक्स पे आते हैं। आप ईस्ट दिल्ली से 2 बार एमपी रहे हैं जी, और इस बार भी ये चर्चा चल रही थी कि आपको शायद टिकट यहाँ से मिले। ईस्ट दिल्ली एक तो कांग्रेस को नहीं मिला, बल्कि इसके और पीछे जाते हैं कि आम आदमी पार्टी से आप लोगों का इतना बैर रहा। एक तरह से कहिए तो कांग्रेस को ख़त्म करके ही आम आदमी पार्टी आई और कांग्रेस सरकार को, या ये कहें कि शीला दीक्षित जी को। और ये मैं इस रूप में नहीं कह रहा हूँ कि वह उनसे आपका रिश्ता क्या था, ये इस रूप में कह रहा हूँ कि कांग्रेस की वो अंतिम मुख्यमंत्री थी और 3 टर्म मुख्यमंत्री रही। उनके ऊपर जिस तरह के हमले आम आदमी पार्टी ने किए, कांग्रेस के ऊपर जिस तरह के, सोनिया जी के ऊपर जिस तरह के हमले किए, तो आम आदमी पार्टी से एक तरह का दुश्मनाना रिश्ता रहा। हालांकि जो पहली सरकार बनी उसको कांग्रेस ने समर्थन भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक दुश्मनाना रिश्ता रहा और पिछले 10 साल से कांग्रेस 0 पर है यहाँ पर। इसके लिए आप थैंक्स टू आप कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी की वजह से ही ये हुआ। और उसके बाद अचानक आम आदमी पार्टी समझौता हो जाता है। मुझे याद है उस समय आपका बयान कि पार्टी का निर्णय है, सराखों पर है। फिर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आप लोग वहाँ पर जाते भी हैं। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी को लेकर ही विवाद शुरू होता है। अमरिंदर सिंह लवली
इस्तीफा दे देते हैं वहाँ से, वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। और इन सब के बीच हो रहा है चुनाव, जहाँ 3 सीटें आपको मिली हुई हैं। आप मतलब नहीं लड़ रहे, आपकी पार्टी को 3 सीटें मिली हुई हैं। तो दिल्ली में क्या देख रहे हैं अभी आप, किस तरह की स्थितियाँ देख रहे हैं? देखो, जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली में जो वेव होती है वो ज़्यादातर राष्ट्र का मूड तय करती है, या राष्ट्र का मूड जो होता है वो दिल्ली का भी मूड होता है। वो हर बार सही नहीं है, लेकिन मोटा मोटी उस बात को आप मान लीजिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है, लेकिन इंडिया अलायंस का अपर हैंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, दिख रहा है। मुझे लगता है दिल्ली में भी इंडिया अलायंस का अपर हैंड है। अब वो कितनी सीटें आती हैं कितनी नहीं आती हैं, क्योंकि देखिए गैप भी दिल्ली में बहुत रहे, और मुझे ये विश्वास है कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद शहरों में उतना अच्छा ना कर रहे हो, लेकिन दिल्ली ज़रूरी नहीं है कि और शहरों की तरफ जाए। जो आम आदमी से हमारे अलायंस की बात है, मैंने स्पष्ट कहा है कि भाई लोकसभा में परिस्थितियां अलग थी, बड़ी लड़ाई है, बहुत अलग मुद्दे हैं। जैसे मैंने कई तो वो मुद्दे होते हैं कि क्या 2024 के बाद वही भारत वही लोकतंत्र रहेगा, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो हम कितना भी बैर कर लें आम आदमी से या किसी और से, क्या मतलब रहेगा? अगर सारे मापदंड बदल जाएंगे तो आज वो बैर करने का कोई मतलब नहीं है। जब राज्य का चुनाव आएगा, स्थानीय चुनाव आएंगे, तब हम लोग देख लेंगे अलग अलग मुद्दे क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं। 4 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, उसके बाद आगे की हम रणनीति देखेंगे। दिल्ली में मुझे ये लग रहा है कि हुआ क्या है, जो मेन कारण है खासकर आम आदमी का हमारे, क्योंकि देखिए लोग जब कहते हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी से अलायंस किया, ये याद रखिए कांग्रेस के इर्द गिर्द पूरा अलायंस बना है। अगर कांग्रेस नहीं होती तो अलायंस नहीं बनता, जिसको कहते हैं एक छतरी कांग्रेस की थी। और कुछ दल थे इसमें जो बहुत पहले से हमारे साथ थे, जैसे एनसीपी है, जैसे आरजेडी है, ऐसे कई दल हैं जो पहले से हमारे साथ थे। कुछ नए दल दोस्ती में हमारे साथ आए थे, जैसे शिवसेना है, कुछ और दल है, समाजवादी है, कभी आए कभी नहीं आए। कुछ बिल्कुल नए दल आए, लेकिन वो आए हमारे साथ। वो भले कहें कि हम इंडिया अलायंस में आए हैं, ममता के साथ कभी हमारा रिश्ता हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ 2-3 ऐसे दल हैं जो पहली बार इस अलायंस में कांग्रेस के एक तरीके से नेतृत्व या छत्रछाया के अंदर आए। और जब आप इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो उसके मुख्य छोर में कांग्रेस है। तो उन्होंने भी मुझे लगता है कि ये माना कि कांग्रेस के बिना एक वायबल विपक्ष और मोदी का मुकाबला नहीं हो सकता। और वही नहीं, अगर एक हमको वैकल्पिक सरकार देनी है जिसका एक चेहरा है और जिसके पास एक परिदृष्टि है और कुछ कहने को है कि हम क्या कर सकते हैं, जिस पर भरोसा हो लोगों को, तो वो तभी होगा जब कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का चेहरा, कांग्रेस की पहचान और कांग्रेस की नीतियां सबके सामने रखी जाए, जिसमें आप अपना जोड़ते जाएं। भाई हमने जो 5 न्याय की बात की, 25 वो किए, वो सबने माना, कुछ कुछ सबने अपना अपना जोड़ दिया है। कहीं किसी ने 10 प्रॉमिस, किसी ने 2 प्रॉमिस, किसी ने 3 प्रॉमिस, लेकिन एक चीज मानिए, एका उन्हीं पर है जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, बाकी सबके अपने अपने स्थानीय मैनिफेस्टो हैं। तो आम आदमी को भी समझ में आया कि भाई हमारे पास आना, वो इसलिए क्योंकि आज पार्लियामेंट की या लोकसभा की अगर बात करें तो लोग कांग्रेस को मुख्य मान रहे हैं, पेड़ जिसके लिए वोट पड़ रहा है। स्वाभाविक है कि सबका वोट है, जब 2 से 2 जोड़ेंगे तो 2 से 2 5 नहीं होते हैं, 6-7 ही हमेशा होते हैं। तो एक तरीके से उस मामले में स्थिति अच्छी है। थोड़ा सा दिल्ली में अभी हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो स्थानीय स्तर पर हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे से झगड़ते रहे। भाई ज्यादा तो हमारा द्वंद्व उनसे रहा, बीजेपी से भी उतना नहीं रहा है। तो क्या उन चीजों को हम भूलकर एकदम गले एक दूसरे के लग लेंगे? नहीं, यह है कि अनकंफर्टेबल अलायंस है, लेकिन अलायंस है। लेकिन कहा जा रहा है कि आप काफी अनकंफर्टेबल हैं इस अलायंस से। कहा तो ये जा रहा है, अभी आपकी बातें बिल्कुल अलग तरीके से आ रही हैं। नहीं, अनकंफर्टेबल का मतलब क्या मैं गलबहियां कर रहा हूं आम आदमी से? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, मुद्दों पर है, नीतियों पर है। जैसे हमने भी कहा कि जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ तो क्या हम उस केस के खिलाफ थे? क्या कांग्रेस या हम में से कोई कह रहा है कि जो शराब नीति पर केस हुआ वो गलत है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि ये दोषी है या निर्दोष है, वो कोर्ट तय करेगा। हम ये कह रहे हैं कि वो प्रोसेस चलना चाहिए, लेकिन उसका जब दुरुपयोग हो रहा है वो गलत बात है। भाई जैसे मैंने एक और इंटरव्यू में कहा, हमारे पास लाठीचार्ज का पुलिस के पास ऑर्डर रहता है, ठीक है, लेकिन लाठीचार्ज अगर मैं करवाऊं तो सर थोड़ी फोड़ दोगे, ऐसी जगह मारोगे कि जहां चोट लगे लेकिन नुकसान ना हो, डिस्पर्स हो जाए। हाँ, तो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होता है। अथॉरिटी में आपको सत्ता में जो अधिकार मिलते हैं उसका आप अब्यूज नहीं करते हो। जिस तरीके से उन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, कांग्रेस के खाते बंद किए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, ये सत्ता के जो उनके पास उनको जो औजार मिले हुए उसका मिसयूज था और अब्यूज था। हम उसके खिलाफ वहां जाकर खड़े हुए थे।
देखिए, थोड़ा सा और तीखा और थोड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन कर दे रहा हूँ। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि अमरिंदर सिंह लवली जो गए हैं, आपने क्या वन ऑफ प्रिंसिपल इंस्टिगेटर आपको कहा गया, उनको भड़काने वालों में से प्रिंसिपल, आपने काफ़ी नाराज़ होकर उस पर ट्वीट भी किया था और उन लोगों को नोटिस वगैरह भी भेजी है। तो एक माहौल ये बनाया जा रहा है, मैं अलग तरीके से बात कर रहा हूँ, G23 का जब से माहौल बना है, जब से G23 की बातचीत हुई, अब ये G23 क्या था मुझे नहीं पता, एक लेटर गया था उस पर जिन लोगों के साइन थे, वहाँ से सारा कुछ हुआ, लेकिन जब से ये G23 का नाम आया है, लगातार ये बात होती है कि संदीप दीक्षित भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। और अब जब अरविंदर सिंह लवली गए हैं, आप नहीं गए, तो ये कहा जा रहा है कि आपने भड़का के भेजा। अब आपने उनको भड़का के भेजा, खुद क्यों रुक गए, ये खुदा जाने, ये मैं नहीं जानता। देखिए, तो ये बार बार क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि जितना आप बोलते हैं, जितना आप लिखते हैं, जितना आप घूमते हैं, उसमें तो कहीं भारतीय जनता पार्टी वाली बात दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बात लगातार होती है। देखो, कभी कभी ये मेरे को भी बड़ा अजीब लगता है। एक तो मैं अशोक जी बताऊं, मैं एक ऐसी चीज है जिस पर मैं कई बार अपने आप से सवाल पूछता हूं। जब आम आदमी पार्टी बनी थी, तब सब लोगों ने कहा कि संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी बनाई, ठीक है, पीछे से इन्होंने मदद की, बहुत पावरफुल है। हाँ, तो मतलब इसका मतलब है मैं तो अद्भुत नेता हूं। अगर मैं इतनी बड़ी कांग्रेस को, इतनी बड़ी शीला दीक्षित जी को मैं खत्म कर सकता हूं, बड़े बड़े नेता हैं, अरविंदर सिंह लवली हैं, अजय माकन हैं, 50 और हैं, इनकी कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर सकता हूं, वो भी पीछे बैठे बैठे। तो मुझसे ज्यादा बड़ा रणनीतिकार तो मेरे ख्याल से आधुनिक युग का चाणक्य तो मैं ही हुआ। बधाई। ठीक है, थैंक यू। G23 के चिट्ठी में के पीछे मेरा हाथ हो इतना बड़ा। अरविंदर सिंह लवली जैसा व्यक्ति, जिसको बार बार कहा जाता था कि 5-6 साल तक मुझसे बातचीत तक नहीं थी, उसको मैं इंस्टिगेट करके कांग्रेस को कमजोर कर दूं, तो ये दिखाता है कि मैं मुझसे बड़ा या मुझसे ज्यादा खतरनाक रणनीतिकार मुश्किल से कांग्रेस में मिलेगा। तो कांग्रेस जब यहां आती है तो मान लेती है कि मैं बड़ा खतरनाक रणनीतिकार हूं, लेकिन मुझे इस्तेमाल करना हो तो मैं यूजलेस हूं। टिकट मिले तो मेरे को देने की जरूरत नहीं, किसी कमिटियां बने तो मुझे कहीं डालने की जरूरत नहीं, मैं कोई किसी तरीके का पदाधिकारी नहीं हूं। इसके बीच में मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ आप मेरा आकलन करते हो कि मैं बड़ा खतरनाक व्यक्ति हूं, और एक तरफ आप आकलन करते हो कि बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा हूं। प्रिंसिपल इंस्टिगेशन वाली बात कांग्रेस ने नहीं कही है, ये मैं उस पर आता हूं, उस पर आता हूं, मैं उस पर बात आ रहा हूं। और देखिए, ये जो दूसरी बात है कि क्या मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं, मैं लोगों को इंस्टिगेट करता हूं, ये चलती चली आ रही। क्योंकि देखो क्या है, हमारे यहां एक दिक्कत यह है कि हमारे यहां डिसिप्लिन्ड सोल्जर वो माना जाता है जो तोता हो। तोते का मतलब यह नहीं है कि उसकी अपनी भी आवाज हो, हिज मास्टर्स वॉइस। और मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसकी बात करता है। जो हमारा सौरमंडल है उसमें यह रहता है कि भाई हमको एक तरीके से क्या कहें कि दरबारियों की बहुत आवश्यकता है। तो आप सवेरे कहो कि चांद है तो कहेंगे चांद है, शाम को कहो चांद है तो कहेंगे चांद है। वो वाले उसको वो लॉयल सोल्जर मानते हैं। हमारे यहाँ लॉयल्टी व्यक्ति को और व्यक्ति के जहां है उसके प्रति मानी जाती है, पार्टी के प्रति उतनी नहीं मानी जाती है। हम जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हम कुछ अच्छे हैं बुरे हैं, मैं बताता हूं अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। हम थोड़ा क्या कांग्रेस, हमारे मन में उसकी क्या पहचान है, उसके प्रति ज्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं। और जब उसके प्रति ज्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं तो लोगों के प्रति उस तरीके के हमारी दास्ता की या उनकी सेवा करने की भावना नहीं रहती है। तो शायद इसलिए लोगों को लगता है तो आपकी लॉयल्टी किस में है? विचारधारा में, गांधी परिवार में, कांग्रेस में? नहीं, विचारधारा में है। और स्वाभाविक है, लोगों के प्रति भी तो लॉयल्टी होती है। हम कोई वो किताब थोड़ी है कि मैं जो अब मेरे में लिखा है मैं उसी के प्रति लॉयल हूं। भाई मैं इंसान हूं ना, इंसान की लोगों के प्रति भी तो लॉयल्टी होती है। लेकिन एक होती है अलग अलग लेवल लॉयल्टी के, ठीक है ना साहब। भाई आप भी जैसे समझ लीजिए आप विचारधारा से लॉयल हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी माता जी हैं, उनके प्रति आपकी लॉयल्टी अगर व्यक्तिगत घर के अंदर देखी जाए तो किसी भी विचारधारा से ज्यादा बड़ी लॉयल्टी है ना। तो लॉयल्टी, और ये लॉयल्टी कंपीटिंग नहीं होती है। एक तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि लॉयल्टीज डोंट कंपीट विद ईच अदर। उनके सिर्फ अलग अलग जगहों पे वरीयता होती है, ठीक है, और हर आदमी चूज करता है कि कब किस वरीयता में किस लॉयल्टी को वो ज्यादा बड़ा माने और उसको किस तरीके से बोले। तीसरी चीज क्या है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कि उनके मन में जो है वो बोलते हैं, वो एक स्वच्छता उनको चाहिए, वो बल्कि उसी कारण से मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर ये है कि मेरी ये आजादी चली जाएगी कि मैं जो मन में चाहता हूं बोलूं। हाँ, ये मानता हूं उसमें सीमाएं होनी चाहिए, डेफेमेशन नहीं होना चाहिए, किसी के व्यक्ति गलत भाव आपको नहीं करने चाहिए, वो सब जो सीमाएं हैं वो होनी चाहिए। अभिव्यक्ति के अधिकार में वो अपने आप। हाँ,
तो उनको तभी मुझे लगता है कि कभी कभी कांग्रेस को ये लगता है कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा क्या कहते हैं कि वो एक वो फिजिक्स में होता है ना नैनो फैक्टर, वो जो एक नैनो चीज़ होती है कभी भी कहीं भी घूमती रहती, वो शायद उनको लगता होगा। और लॉयल्टी के जो जो स्तर है उसमें मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं खड़ा दिखता हूँ, तो शायद इसलिए कहते होंगे। पर एक चीज़ मैं आपको यहाँ भी कह दूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि देखो मेरा जन्म कांग्रेस विचारधारा में हुआ, मेरे दादाजी कांग्रेस के रहे, मेरी माँ कांग्रेस की रही, पिताजी तो आईएएस में थे। मैं स्वयं पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ, सोचा हूँ, पला बड़ा हुआ हूँ, मैंने इतिहास पढ़ा है, तमाम अलग सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो पर्सनल अनुभव के कारण, एक जिस कैचमेंट में मैं पैदा हुआ उसकी प्रभाव के कारण, और जितनी भी मेरी मानसिक क्षमता है उसमें जो भी पढ़ा लिखा हुआ हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस और इसकी जो बड़ी सोच है मैं उसी में अपने आप को स्वीकार भी पाता हूं और गिरफ्तार भी पाता हूं। मैं दोनों शब्द कहना चाहूंगा। बिल्कुल जरूरी। तो दोनों के कारण मैं इस चीज को छोड़ नहीं सकता। बहुत बहुत बार लोग कहते हैं बीजेपी में चले जाओ, उधर चले जाओ। संदीप दीक्षित हमारे चैनल पर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता हूं। सब जगह मैंने कहा है, बल्कि मैं अशोक जी कभी कभी थोड़ी सी इस बात की वो भी आती है कि मुझसे क्यों बार बार पूछते हो? क्योंकि अच्छा एक और चीज है अशोक जी, ऐसे लोग चले गए जिनसे कभी पूछा नहीं गया। वो तो है ना। दूसरा एक और चीज है अशोक जी, सपोज मैं आपसे अभी बोलूं मैं नहीं छोड़ूंगा और आधे घंटे में छोड़ दूं तो हैं ऐसे लोग, चले भी जाते हैं हम लोग। तो मेरा ये कि देखो, आप अगर किसी व्यक्ति को पढ़ नहीं सकते हो, उसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी समझ बहुत सीमित है। आपकी समझ है कि यार मेरा ये डिसिप्लिन का दायरा है, जो इसके अंदर नहीं है वो मेरा नहीं है। आप ये समझा करो उसके बाहर जो है वो आपके ज्यादा हैं, जो अंदर हैं वो तो आपके समझ लो आपसे कुछ ना कुछ पा रहे हैं ना, आपकी पेटनेट सर्किट में है ना। तो ये क्या होता है कि सामंत जो है ना, सामंती व्यवस्था में अपने आप को वो पाता है, कंफर्टेबल पाता है। सामंती व्यवस्था से बाहर वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। एक आज सीधे सवाल, राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या सोच है आपकी, क्योंकि उनसे लंबा रिश्ता है आपका अभी के राहुल गांधी से लेकर? मैं ये बताऊं, राहुल जी को मैं कई बार मिला हूं, ये नहीं है कोई कि बहुत लंबा रिश्ता है। लंबा रिश्ता मतलब आप उनको तब से लगातार देख रहे हैं और करीब से देख रहे हैं जब वो राजनीति में आते हैं। हाँ, बहुत जो मेरे देखो मैं बार बार कहूंगा कि मेरी उनसे एक बात पर मुझे लगता है कि वो जितनी उनकी क्षमता है वो अपने आप को रोकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फुली कमिटेड नहीं है, वो बात नहीं है। मुझे लगता है कि उनको जिस तरीके से असर्ट करना चाहिए, उनकी जो समझ है और जो चीजें वो करना चाहते हैं पार्टी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब सब में, उनको जितना है उससे ज्यादा करना चाहिए। ओके, क्योंकि देखो कई बार बड़े पार्टी में जब तक आप असर्ट नहीं करेंगे और अपनी जगह नहीं बनाएंगे, बहुत कम लोग आपको जगह देते हैं, खासकर जब आपकी सोच औरों से कुछ अलग है। उल्टा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है कि उनकी कोई उल्टी सोच है, कांग्रेस कुछ सोचती है वो कुछ सोचते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर में उनकी कुछ ऐसी समझ है और उनके पास कुछ ऐसे सोल्यूशन या ऐसे काम करने की समझ है, तरीके हैं जो हो सकता है अच्छे प्रभाव दे। देखो उसमें कुछ गलतियां होंगी, नहीं होंगी, वो सब में होती हैं, पर मुझे लगता है कि जो अग्रेसिवनेस के साथ या जो बोल्डनेस भी नहीं कहूंगा मैं, जो क्लेम जगह को करना चाहिए कि नहीं ये अब जगह मेरी है, मुझे इसमें काम करने दो, वो शायद वो उस तरीके से नहीं करते हैं। क्योंकि वो कभी कभी आई थिंक वो जो उनके अंदर एक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, जेंटलमैन का जो नेचर है और औरों के प्रति सम्मान का, श्रद्धा का, एक सम्मान देकर काम करने का जो है, उसमें शायद वो कभी कभी अपने आप को होल्ड बैक करते हैं। इसलिए जो बहुत सी चीजें ना जो उनके बारे में कभी कभी कही जाती हैं, वो इस कारण से ज्यादा बाहर आती हैं। मुझे लगता है कि ये इस मामले से ज़्यादा बेहतर है कि ज़रूरत से ज़्यादा एसर्ट करके तानाशाह हो जाएंगे। दोनों के बीच में बड़ी बारीक लाइन होती है। देखिए, तानाशाह होता है जब आप अपनी दी हुई सीमाएं, अपनी दी हुई सत्ता की जो बाउंड्रीज हैं उससे आगे आप चले जाएं, ठीक है। और जो मापदंड माने जाते हैं जिसके कारण सत्ता या वो अधिकार आपके पास रहने चाहिए, वो आप उनको बदल दें और उनमें आप विपरीत भी बैठे। भाई अगर आप जैसे है कि बिना वोट के भी आप राजा बने रहे, तो डेमोक्रेसी में वो तानाशाह हुआ ना, ठीक है। या आप समझ लीजिए इतनी ही इंक्वायरियां कर सकते हैं, उससे ज्यादा करवाने लगे हैं। आप किसी के खिलाफ जरूरत से ज्यादा सरकार का दुरुपयोग सत्ता करने लगे, वो तानाशाह के छोटे उदाहरण होते हैं। ये वो नहीं करते हैं। लेकिन सत्ता में जब आप आए हैं तो सत्ता में आपकी क्षमता से जिस तरीके से आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, कभी कभी उसके लिए आपके सामने जो अड़चनें आती हैं,
जो संस्थागत इंटरेस्ट होते हैं वो विशिएट होते हैं, हर जगह होते हैं, हर संस्था में होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो आपको धक्का देना है, भाई कभी कभी थोड़ा सा अगर जंग लगा हुआ है, जंग में लगे हुई मशीन को ज्यादा धक्का देना पड़ता है, और जब धक्का दोगे वो थोड़ा आगे पीछे सरकेगा, तब फिर उसमें आप ग्रीस लगा के आगे चला सकते हो। लेकिन अगर वो धक्का ही नहीं दोगे तो बाकी सब तो मूव कर जाएगा, वो बीच का कंटेनर वहीं पड़ा रहेगा। अभी क्या प्लान कर रहे हैं आप? इलेक्शन चल रहा है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप प्रचार करें अपने कैंडिडेट्स का, हालांकि आप खुद नहीं लड़ रहे हैं लेकिन कांग्रेस तो लड़ ही रही है, तो अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? नहीं, वैसे उम्मीद तो कोई नहीं कर रहा है कि मैं कैंपेन करूं, वो पार्टी से तो कोई मेरे पास कुछ आया नहीं, लेकिन ऐसा है कि कुछ जैसे इस दिल्ली में बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि जगह जगह जाके, हमारे यहाँ कुलदीप कुमार जी आम आदमी से हैं, तो 5-6 जगहों पे मैं गया हूँ, कार्यकर्ताओं से बात की है, कोशिश की है कि कांग्रेस की बात लोगों के साथ कहें, जिसमें यहाँ तो इंडिया गठबंधन की बात होती है, तो करते रहें। कुछ दिल्ली के बाहर से 2-3 जगह मैं ऑलरेडी होकर आ गया हूँ, कुछ जगहों पे और जाना है, वो पूरा कर लूँगा। अब तो मुश्किल से 7-8 दिन ही बचे हैं, फिर मुझे 1 दिन के लिए पंजाब जाना है, वहाँ कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात थी, तो यही सब इसी समय निकल जाएगा। शीला जी को लेके आज मोदी जी का एक बयान आया, बयान क्या, एक इंटरव्यू आया, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है उन्होंने शीला जी को लेकर कहा है, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। शीला दीक्षित जी को कितनी गालियां दी थी, कितना बदनाम किया था, और मैं व्यक्तिगत रूप से शीला जी का बहुत सम्मान करने वाले व्यक्तियों में से, तो कांग्रेस के नेता जी, लेकिन उन पर जो आरोप लगाए और जीवन के आखिरी दिन में जिस प्रकार से उनको बदनाम किया गया, मैंने उनको देखा है निकट से, मैं ये बातें गले मेरे नहीं करती थी। और शीला जी की तारीफ जो है, कहीं आपके ऊपर रिंग तो नहीं फेंका जा रहा? नहीं, देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-10 सालों में उनके कुछ नेताओं ने कई बार पूछा कि क्या आप बीजेपी में आना चाहोगे, और मैं इस बात को कहता हूँ भाई पूछा उन्होंने, और मेरे ख्याल से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिससे नहीं पूछा गया होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन कुछ मैं एक और चीज बता दूं, बहुत से लोग हैं जिनसे कभी नहीं पूछा गया, वो ज्यादा बोलते हैं कि हमसे पूछा गया जी। हाँ, जिनकी कोई डिमांड नहीं है वो बार बार कहते हैं कि हमारी बहुत बड़ी डिमांड है, वो भी बात सही नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हर किसी के पास वो पहुंच जाते हैं, बट ठीक है, कोई भी पार्टी है, हम भी कई बार जाते होंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि जब लगता होगा कोई अच्छा नेता है कहीं जिसको जरूरत नहीं है, तो उसको, क्योंकि उससे पार्टी को बल मिलता है, ठीक है, तो उन्होंने पूछा है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा शीला जी के बारे में, मैं तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना, क्लीन चिट सा उनको दिया, क्योंकि उनके ऊपर तमाम लोग आरोप लगाते थे, जबकि मैं मानूंगा कि तमाम लोगों ने नहीं आरोप लगाया, एक ही पार्टी के आरोप लगाए। एक पार्टी थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष होकर करती थी, आम आदमी ने किया, और उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में भी कहा कि भाई एक मुख्यमंत्री था जो सब पर इल्जाम लगाता था, तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को की कहने की ये मंशा थी कि जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे थे वो तो इस तरीके की थी, तो उसकी तो पूरी इल्ज़ाम लगाने की क्षमता पर उन्होंने शायद सवाल खड़े किए होंगे। नहीं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता ये कोई डोरे डालने वाली बात थी। मेरे ख्याल से जो अगर उस पूरे इंटरव्यू को आप देखिए, क्योंकि जब ये निकला तो नेचुरली मैंने भी वो इंटरव्यू पूरा देखा, वो कुछ ऐसा नहीं लगता है कि कोई वो नियोजित तरीके से, मेरे ख्याल से ये बात निकल के चली आई। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी का कि शीला जी के बारे में उनकी एक ऐसे भावना है, अच्छे उन्होंने भाव रखे, तो ठीक है, लेकिन उसका मैं किस पार्टी में रहूं किस पार्टी में नहीं रहूं, उससे उसका कोई ना पहले कोई लेना देना था, ना इस संदर्भ के बाद कोई लेना देना है। शीला जी के जाने के बाद कांग्रेस में ऐसा क्या हो गया कि मतलब एक तरह से ऐसा लगा कि लीडरशिप ही खत्म हो गई। कपिल सिब्बल साहब कभी दिल्ली कांग्रेस के नेता नहीं थे, एक सीट पे चुनाव लड़ते थे, वो समाजवादी पार्टी में चले गए या कहाँ चले गए मुझे नहीं पता है, लेकिन वो विचारधारा से तो वही है, लेकिन पार्टी से वो चले गए। अजय माकन जी चुनाव नहीं जीत पाए अपने, अजय माकन जी इस चुनाव में भी बहुत सक्रिय नहीं लग रहे हैं, बहुत संभव है कि कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा हो कि चुनाव में उस तरह से वो सक्रिय ना हो पा रहे हों। और भी एक ज़माने में बड़े बड़े नाम हुआ करते थे शीला जी के साथ, जिनका नाम, साथ क्या मतलब, शीला जी के साथ जिनका नाम लिया जाता था, लेकिन शीला जी एक अच्छी खासी उम्र जी के गई हैं, ये भी नहीं कि अचानक चली गई। और शीला जी के जाने के बाद दिल्ली कांग्रेस में ऐसी खलबली, ऐसा खालीपन कैसे आ गया? लगातार अध्यक्ष बदले जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। नहीं, देखिए ये जो सवाल आपने पूछा है ये अपने में है एक सवाल, बल्कि इस सवाल के पीछे का भी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो मुझे एक आध बार कांग्रेस के बहुत बड़े नेताओं ने ये सवाल मुझसे पूछा कि क्या हुआ जो हम 2013 हार गए, क्यों 2013 क्यों हारे, और हारे भी तो इस तरीके से क्यों हारे। उस पर कभी और चर्चा करेंगे, बल्कि मैं अगले हफ्ते इस पर एक छोटा सा एक पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहा हूँ, आपका कभी मन करे तो उस पर आइएगा, वो हम बाद में करेंगे।
जो मेरे हिसाब से कारण रहे कि 2013 हम क्यों हारे। पर मुझे लगता है कि 2000 क्योंकि हम लोग ये भी नहीं समझ पाए कि हम 2013 अचानक इतनी बुरी तरह क्यों हारे। हमने कभी भी, और ये मुझे लगता है बहुत सीरियसली, कभी भी आत्मचिंतन, सत्य आत्मचिंतन 2013 की स्थिति का कभी नहीं किया। जैसे 2014 हम क्यों हारे, उसका भी सही गंभीर आत्मचिंतन पार्टी ने नहीं किया। इस कारण से शायद राष्ट्रीय स्तर पे भी हम कुछ राज्यों में तब से आज तक कमजोर बने रहे हैं और दिल्ली में भी कमजोर बने रहे हैं। और उसमें से कई ऐसे कारण थे जो हमारे अंदर के थे। देखिए, बहुत आसान है कहना कि शीला जी ने बिजली सस्ती नहीं की, कुछ वो एरोगेंट हो गई, बल्कि कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा कि शीला जी एंटी पुअर थी। कुछ बड़े बड़े नेताओं ने कहा शीला जी एंटी कांग्रेस थी, शीला जी ने कांग्रेस बर्बाद कर दी। ठीक है भाई, उन्होंने सब कर दिया, ठीक है, वो तो अब नहीं है, वो उनका कहना है। जो उनको शीला जी एंटी पुअर कहाँ से दिखती हैं, एंटी कांग्रेस कहाँ से दिखती है, वो तो वही जाने। लेकिन ये होता है कि जब आप इतनी आसानी से इतनी बड़ी हार को अगर आप कुछ एक दो बिल्कुल क्या कहते हैं बेसलेस चीजों पर डालकर रख दें, तो आपने कभी भी गंभीर आत्मचिंतन नहीं किया। और वो क्योंकि नहीं किया है, इसलिए हम आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि फिर वो क्या ऐसी कमजोरियां थी जिनको हमें पूरा करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। मेरे पास कुछ हैं दो चार चीजें, लेकिन वो अब मैं आपके सामने तो नहीं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो सीधे सीधे कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हैं। और ये सवाल कांग्रेस के अंदर में ही हमें एक दूसरे से कहने चाहिए, बाहर नहीं कहने चाहिए। उसका रिजल्ट बाहर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, पार्टी डिसिप्लिन। लेकिन कुछ मुझे लगता है कि हम लोग वो चीजें आज तक नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए, बहुत सी उंगलियां हम सब पर आ रही हैं। बिल्कुल, ठीक है, हमारे तौर तरीके ही नहीं, हम लोगों को भी बदलना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, जैसे स्टीयरिंग कमेटी में जब मुझसे पहला सवाल पूछा गया था, तो मैंने ये कहा था कि साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जितने भी इस समय कांग्रेस के नेता हैं दिल्ली में, अभी किसी के पास कैपेसिटी नहीं है 1000 लोगों को भी जेन्युइनली अट्रैक्ट करने की कांग्रेस में। हमारे पास जो है वो है। तो आप हम में से जो है लीडरशिप आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। हम में करें, किसी और को पकड़े, दिल्ली के किसी को पकड़े जो दिल्ली के मुद्दे समझें। दूसरा क्या हुआ है कि दिल्ली पिछले 20, 25, 30 सालों में बहुत बदली है, बहुत हद तक तो शीला जी के काम के कारण। दूसरा, दिल्ली का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो भी बदलता जा रहा है। तो हमारी जो नेतृत्व है ना दिल्ली का, वो आज भी 80 और 90 की दिल्ली में फंसा हुआ है। वो नई तरीके की शहरी दिल्ली क्या है, शहर जैसे नेहरू जी के, और मैं इसको खासकर नेहरू जी का नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। नेहरू जी ने जिस तरीके की शक्तियों को अनलीश किया, फोर्सेस को अनलीश किया हिंदुस्तान में, उसका जब प्रभाव 70s और 80s में आने लगा, डीपर डेमोक्रेटाइजेशन की बात हो, लैंड रिफॉर्म की बात हो, हाँ, नई मिडिल क्लास की बात हो, सच्ची में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हो, जहां जिसके पास आवाज नहीं थी उनके सांसदों की बात हो, तो कांग्रेस अपने आप को ओरिएंट नहीं कर पाई नेहरू के हिंदुस्तान को अपने में समाने में, और इसलिए वो धीरे धीरे साइड पर होती चली गई। अब हम कह रहे हैं गिनती की बात और जातियों की बात, समाजों की बात, सबकी बात, लेकिन हम अपनी ही किए हुए चमत्कार को हम समझ नहीं पाए। तो कुछ तो मुझे ये लगता है वो हम नहीं समझ पाए, और अब दिल्ली में लोगों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन अलग सी हैं। दूसरा, जो दिल्ली की डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, नहीं, वो बहुत हल्के से कहना है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। वो हमेशा से डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक नई तरीके के पढ़े लिखे व्यक्ति की हुई है। वो एक नई समझ से आ रहा है, वो एक नए शहर को देख रहा है, वो नए मौकों की तलाश में आ रहा है। उसके लिए आजीविका की परिभाषा बिल्कुल नहीं है, उसके लिए आमदनी एक और तरीके से वो उसकी तरफ देख रहा है। वो एंटरप्रेन्योरशिप को अलग परिभाषा में समझ रहा है। वो सरकार और नागरिक के बीच में जो संबंध है उसको एक नई फहरिस्त, एक नई किताब के अंदर पढ़ रहा है। वो संविधान को बिल्कुल अलग तरीके से देख रहा है। वो अपने को आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा स्वाभिमानी, अभिमानी मैं नहीं कहूंगा, ज्यादा स्वाभिमानी, ज्यादा सशक्त मान रहा है। वो अपनी जगह राजनीति में एक ज्यादा जोर से देख रहा है। तो वो सामने में भी चाह रहा है कि या तो उसके सामने कोई डेमिगॉड जैसा बड़ा नेता हो, जैसे मोदी है, तो बड़े नेता के या जिस तरीके की बड़ी फिगर के अंदर क्या होता है, फिर बाकी सब चीजें दब जाती हैं। लेकिन दूसरों के बीच में वो अपनी आवाज भी सुनना चाहता है। हम उसको जगह नहीं दे पा रहे हैं। ये कांग्रेस में मुझे लग रहा है बहुत जगहों पर है। जिस तरीके से कांग्रेस ने जब 1916-17 के बाद अपने आप को एक्सपेंड किया था,
एक नई हिंदुस्तान बनता जा रहा था, एक लोगों के अंदर में एक कॉन्शियसनेस देश की आ रही थी, शोषण के बारे में एक नई समझ आ रही थी, साम्राज्यवाद के बारे में एक नई समझ पनप रही थी, एक नई राजनीति देश में बन रही थी, और उस राजनीति के प्रणेता भी कांग्रेस थी और इस राजनीति को अपने में समाने वाली भी कांग्रेस थी। वो कांग्रेस हमें आज दिल्ली में चाहिए। ये थोड़ा थियोरेटिकल में ये कह रहा हूं, लेकिन जो दिल्ली समझता है वो समझेगा। नई दिल्ली का उदाहरण अशोक पांडे है। नई दिल्ली का उदाहरण 80% कांग्रेस का जो नेता है या नेतृत्व है वो नहीं है। हाँ, और आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं ये जो नई वाली कंसेंसस बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसका कम से कम ये दिखाया है कि उसको जगह दे रही है। उस समय तो दी थी, उस समय तो दी थी, बिल्कुल उस तरह दी के थी। लोग आए, हाँ, मंच हाँ। मिले, विधानसभा दे दी, बिल्कुल, सीधे। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी राजनीति नहीं की थी, विधानसभा जीत के बिल्कुल आए। दी। तो उन्होंने उनकी भाषा भी बोली, बिल्कुल, उनके भावों को भी अच्छा किया बुरा किया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, लेकिन उन्होंने तो टेक्निक की बात कर रहे हैं। हाँ। वो टेक्निक की बात कर रहे हैं कि वो टेक्निक उन्होंने जो अपनाई थी वो एक नए तरह का, जिस तरह का दिल्ली बन रहा है जो आप बार बार कह रहे हैं, वो उसको ज्यादा सूट करती थी। लेट्स पुट इट दिस वे कि उन्होंने पॉप संगीत किया, बिल्कुल, है ना। आज का पॉप म्यूजिक अलग है, 70 का पॉप म्यूजिक अलग था, 60 का पॉप म्यूजिक। ये नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा था। आज भी आज के समय के भी लोग उन्हें सुनते हैं। आप नॉस्टैल्जिया में कह सकते हैं वो बहुत अच्छा था, लेकिन आज चलेगा नहीं वो, या मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेट्स पुट इट दिस वे। तो अब इसके बाद तो विधानसभा का मामला आएगा 25 में, और किसी भी पार्टी के लिए मतलब एक शर्मनाक स्थिति है कि 2 बार विधानसभा में आप जीरो हैं, किसी भी पार्टी के लिए, कहीं किसी भी स्टेट में जहां आपका शासन रहा हो। और जब शासन नहीं भी था दिल्ली में, दिल्ली मान लीजिए कि सुषमा स्वराज के ज़माने की दिल्ली जाने, तो भी कांग्रेस ठीक ठाक मजबूत ताकत थी जिसकी आवाज़ थी, और 2 बार से जीरो रहा है। और लोकसभा चुनाव चलते चलते लवली साहब आए थे, लवली साहब चले गए, अपने साथ 3-4 लोगों को और लेके चले गए, और भी चर्चाएं चलती रहती हैं, फला जा रहे हैं, ढिमका जा रहे हैं। मैं आपके जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चर्चाएं चलती रहती हैं, लोग यहाँ आते हैं तो जगह ऐसी है कि बैठते हैं, बताते रहते हैं। अच्छा, मतलब कई सारे NSUI ने आपको बहुत अच्छे तेज़ तरार स्वर दिए, जैसे रागनी नायक को मैं सुनता रहता हूँ, NSUI से आई हैं, बहुत तेज़ तरार स्वर हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम युवा आवाज़ें आपके पास नहीं हैं। लगता है विधानसभा में रिसरेक्शन हो पाएगा, ये भी देखते हुए कि आपका एक तरह से डाउनफॉल हुआ है। कल जो स्वाति मालीवाल की घटना जिस तरह से हुई है कल परसों में, और जिस तरह से चीज़ें आई हैं, ऐसा लगता है कि आपके अंदर भी सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, वहाँ भी कई सारी दिक्कतें चल रही हैं। और जैसे कांग्रेस के बारे में चलता है, फला जा रहे हैं, ढिमका जा रहे हैं, ये जब से केजरीवाल जेल गए हैं ये चलना शुरू हो गया है कि फला जा रहे हैं, ढिमका जा रहे हैं। कोई सांसद लंदन में बैठा हुआ है, वो लौट के नहीं आ रहा है, तो ये चल जाए कि उसकी बात होगी। ये सब चीज़ें वहाँ भी चल रही हैं। तो आप मजबूत होगी, और अगर कांग्रेस नहीं मजबूत होगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। लगता है आपको कि कांग्रेस अगले विधानसभा तक कुछ अपना रास्ता तलाश पाएगी? नया अध्यक्ष भी बना दिया गया है अब। तो कोशिश तो करेंगे ही, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोशिश नहीं करेंगे। जो अध्यक्ष बना है या जिनके हाथ में भी कांग्रेस की सत्ता जाएगी, वो मेहनत तो करेंगे 2025 के लिए। पर जो विकल्प दिल्ली के लोग सामान्य रूप में स्वीकार करेंगे, क्या हम वो विकल्प बन पाएंगे? अभी वो सवाल है। वो विकल्प कई चीज़ों का होता है, आपके विचारों का होता है, आप किस तरीके से बातचीत करते हैं उससे आप विकल्प दिखने लगते हैं, लोगों के बीच में आप कनेक्ट कैसे करते हैं उससे आप विकल्प दिखने लगते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा दिक्कत अभी क्या हो रही है कि शायद हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। जैसे मैंने कहा ना, अभी भी हम कहाँ दिल्ली बदल रही है, कैसी दिल्ली बदल रही है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली की राजनीतिक भाषा और चर्चा के माध्यम, मीडियम और तकनीक या टेक्नोलॉजी कैसे बदली है, वो हम नहीं समझ पाए हैं। हम अभी भी पार्टी के अंदर में व्यक्ति विशेष पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मुद्दा विशेष ज़्यादा ज़रूरी बनता चला आ रहा है। दूसरा, हम क्या कर रहे हैं अभी भी, देखो आम आदमी में एक फ़ायदा ये है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक ही व्यक्ति है और कोई उनके यहाँ है नहीं, सारी एनर्जी उससे फ्लो करती है, सारे डायरेक्शन उससे फ्लो करते हैं और सारे उसके बाद वापस फ्लो करते हैं। तो वो ऑलमोस्ट एक देखो कि एनर्जी की इनएफिशिएंसी वहाँ कहीं नहीं है। हमारा एक तो क्या है, 50 सेंटर हैं उसके, और हम लोग इसमें ज़्यादा रहते हैं कि ये 4 ना उठ जाएं, तो हम 4 को दबाने में, 5 को बदनाम करने में, कि मेरे खिलाफ बीजेपी के रूमर फैलाने में, किसी को डाउन करने में, किसी को अप करने में इतनी हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर लेते हैं कि जो वो सिंगल फोकस है, यहाँ मोदी का सिंगल फोकस है, यहाँ केजरीवाल का सिंगल फोकस है,
हमारे यहां उल्टे सिंगल फोकस है, इसको हटा दो। क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं अशोक जी, ये बात मुझे एक दिन बहुत पहले किसी ने बताई। हमारे यहाँ दिल्ली का अध्यक्ष होते थे राम बाबू शर्मा, वो भगत जी के बड़े क्लोज थे, और उन्होंने जो एक अपनी समझ बताई कांग्रेस की, वो आज भी हमारे कांग्रेस की सबसे बड़ी बीमारी है। उन्होंने ये कहा कि यार भगत जी हमसे कहा करते थे, यार कांग्रेस कैप्चर कर लो, ठीक है, वोटर तो कांग्रेस के पास है ही, कांग्रेस कैप्चर कर लोगे तो सत्ता कैप्चर कर लोगे। तो हमारे सारे लोगों की, इंक्लूडिंग आज का जो नेतृत्व है दिल्ली का, इसकी ट्रेनिंग है कांग्रेस कैसे कैप्चर करें। पब्लिक कैप्चर करने की हमारे यहां ट्रेनिंग ही नहीं है। तो जब हम बड़े हुए हैं कांग्रेस कैप्चर कर करके, तो अब हम बन तो गए बड़े, ठीक है, कांग्रेस में तो हमको वोट मिल गया, अब कांग्रेस के बाहर वोट, ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे पास। दिक्कत यह है भाई, हमने एम्पायर का काम किया, खिलाड़ी हम कभी बने ही नहीं। पहले यह था कि हम किसको आउट करेंगे, किसको चौवा डिक्लेयर करेंगे, छक्का करेंगे कि नहीं, नो बॉल कम डिक्लेयर करेंगे, इससे हम बड़े बन जाएंगे। अब वो तो कहानी पलट गई, अब तो लोग प्लेयर्स देख रहे हैं। तो ये हमारे यहां एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज भी मैंने देखा है, हम ज्यादा शक्ति लगाते हैं पार्टी कैसे कैप्चर कर लें, और पार्टी में यह दिक्कत है, कौन हमें कैप्चर कर लेता है, हम उसके सर पर मुकुट लगाते हैं। किसके सर पर मुकुट लगाना चाहिए, इसके यहां हमारे यहां कोई सिस्टम नहीं है। तो संदीप दीक्षित विधानसभा में सक्रिय दिखाई देंगे, विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं संदीप? देखिए साहब, मैं अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए सदैव सक्रिय रहा हूं। मैं आपको बताता हूं, जब 2004 में चुनाव हारा तो दिल्ली में बहुत विरोध था। बहुत लोग चाहते थे कि शीला जी बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएं। मुझको भी हर तरीके से, बल्कि मैं बहुत कम ये शब्द इस्तेमाल करता हूं, लेकिन चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो चाहे स्टेट लीडरशिप हो, एक तरीके से बहुत कदमों पे जलील भी किया। और मैं उसके उदाहरण में नहीं जाना चाहता, पर कम से कम मैंने ये फील किया। तो मैं दिल्ली में अपना काम करता रहा, मध्य प्रदेश में मेरा पुराना काम चलता था, मैं वहां बिजी हो गया। वहां काफी विस्तार पे मैंने कांग्रेस के लिए 2019 में जब हारे तब की आप बात कर रहे हैं? नहीं, 4 के बाद, 4 के हारने के बाद, उसके बाद 3-4 फिर शीला जी को वो यूपी ले गए, फिर दिल्ली में वापस सक्रिय किया, तो मैं यहां काम करता रहा। मुझे एक आध बार पूछा भी क्या आप प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हो क्या नहीं, पर मुझे लगता था कि मैं उस समय मेरे पास ना कैपेसिटी है, ना उस तरीके की एक लोगों में एका है। उसके बाद भी 19 के बाद भी खैर 2-1 साल तो उसी के चले गए कोविड के, फिर भी मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहा और राज्यों में रहा, दिल्ली में जितना मैं कर सकता था, क्योंकि मेरा कांग्रेस की विचारधारा, नेहरू जी, आज़ादी, इंडियन हिस्ट्री, इसके प्रति एक समर्पण है। उसकी अपनी मैं वर्कशॉप्स कंटिन्यूसली करता रहा। तो मेरे में जितनी कैपेसिटी है साधन संसाधन की और लोगों को जानने की, उसमें मैं अपना काम करता रहा। कांग्रेस को लगे सार्थक काम है नहीं है, वो तो वो जाने। कांग्रेस में इसलिए उनकी ये फीलिंग है कि शायद मैं इनएक्टिव रहा हूं, क्योंकि इन चीज़ों को वो लोग कभी एक्टिव, उनके लिए एक्टिव काम क्या है, धरनों में पहुंच जाना। ऑल्दो मैं पहुंचता था, लोगों के घरों पे चले जाना, रोज सवेरे नमस्कार करना, विजिबल दिखना, उनको इसमें लगता है कि नहीं आदमी बहुत एक्टिव है। हमारे यहाँ अगर आप किसी नेता के यहाँ रोज सवेरे पहुंच जाओ तो आपको लगता है कि जमीन पे भी आप रोज सवेरे पहुंचे होंगे, जबकि ये नहीं समझ पाते कि जो जमीन पर बिजी है उसको टाइम नहीं मिलता आपके पास आने का। तो जनरल इंप्रेशन इनका ये कि मैं दिल्ली में या दिल्ली के उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा हूँ। इस स्थिति में क्या वो मेरी तरफ गंभीरता से देखेंगे कि मुझे कोई रोल होना चाहिए दिल्ली प्रदेश में कि नहीं, या दिल्ली के चुनाव में, मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए, मुझे अभी ये एमपी के चुनाव में भी एक तरीके से उन्होंने बताया है कि जब आप दिल्ली में सक्रिय ही नहीं हो और आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है तो हम आपको इसलिए गंभीरता से कंसिडर नहीं कर सकते थे। चलिए वो जाने। मेरी तरफ से क्या रहेगा, देखिए मैं मानता हूं कि 2025 का चुनाव दिल्ली के कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को जो कांग्रेस से कनेक्टेड है उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी उसके दायरे हैं, जहां वो असर कर सकते हैं। मेरे दायरे चाहे इस दिल्ली में हो, चाहे नई दिल्ली में हो, चाहे 4 घरों में हो, चाहे 4 लाख घरों में हो, मुझे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ अपना इनपुट देना कांग्रेस को कि भाई आप क्या लोगों के बीच में किस तरीके से ज़्यादा जगह बना सकते हैं, और दूसरा लोगों को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अब वापस कांग्रेस की तरफ आओ। मैं तो आज आपके सामने कह रहा हूं कि अगले 5-6 महीने इसी में मैं समय दूंगा, फिर चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आता तब देखेंगे। सीधा सवाल पूछा था, आप टाल गए। मान लीजिए कांग्रेस आपसे विधानसभा चुनाव लड़ने को कहती है, आप लड़ेंगे? अगर कहेगी तो लड़ेंगे, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि जब देखिए जब संसद की टिकट कटी और उसके बाद मुझे जो तर्क दिए गए कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिली, वो तर्क अगर आप सुन लेंगे तो आप मुझसे ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे। अब सवाल तो मैं वही पूछूंगा जो मुझे पूछना होगा। कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम करती है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका तो अलग है। मैं जो ज़मीन पे देखता हूँ उसके हिसाब से बात करता हूँ, और इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा। संदीप जी जितनी बेबाकी से जवाब देते हैं, राजनीतिक लोगों में ये बेबाकी कम ही पाई जाती है। शायद यही प्लस पॉइंट भी है और शायद यही
निगेटिव भी है। आज के लिए इतना ही। संदीप जी से पहले भी हमने बात की, आगे भी हम बात करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। बहुत शुक्रिया।